दुनिया में अगर किसी की सुंदरता परिभाषित की जाए तो उसे प्रकृति का चलायमान सौंदर्य ही कह सकते हैं। अर्थात प्रकृति जो हवा है, सूर्य है, धरती है, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सभी कहीं ना कहीं चलायमान सौंदर्य का प्रतीक हैं और चलते रहना ही जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु उत्तराखंड और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक सामान्य हिंदी से संबंधित 9 पार्ट पहले आ चुके हैं, 9 भाग पहले आ चुके हैं। आज ये 10वां भाग है और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप कृपया वहाँ पर जाके चेक कीजिए, क्योंकि जैसे अभी आगामी दरोगा की परीक्षा है, वन दरोगा, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जिसकी तैयारी बहुत समय से लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसमें 20 नंबर का सामान्य हिंदी है। और आप सभी जानते हैं कि अंत समय, क्योंकि ये फरवरी का माह है और अप्रैल में परीक्षा प्रस्तावित है, तो इस समय सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है, फोकस देना है, वो अपने रिवीजन पे देना है। और रिवीजन किस प्रकार हम करें, कहाँ हमारी कमी रह गई, इसको जानने के लिए हमारे सबसे अच्छा माध्यम होते हैं प्रैक्टिस सेट। तो मेरा प्रयास ये है कि आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले भी आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ऐसे ही लगातार मैं आपके समक्ष इन प्रैक्टिस सेट को लाते रहूं। बस आपसे एक ही निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रमाणिक बुक हैं, चाहे वो लूसेंट कहें, चाहे परीक्षावाणी कहें, चाहे हम इसकी जो बुक है हरदेव बाहरी जी की, उसकी बात करें, तो यहाँ पर उन पुस्तकों का यहाँ पर वहाँ से प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो प्रश्नों की प्रामाणिकता में कोई भी संशय ना करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव या आकाश। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। तो कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव। और कामदेव के पर्यायवाची में हर वीडियो में कम से कम बता चुकी हूँ। अनंग है, रतिपति है, रतिकांत है, ये मैं आपको कामदेव के बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कबूतर। ठीक है, हमारा आंसर तो कामदेव है, लेकिन अगर कबूतर का पर्यायवाची क्या है, इस पर हम ध्यान रखते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जैसे पारावत, ये मैं आपको बता रही हूँ कबूतर के पर्यायवाची। पारावत, ठीक है। एक है कपोत, ये तो इजी है, कपोत। और एक है परेवा, परेवा, ठीक है। तो कबूतर के क्या हो गए? पारावत, कपोत, परेवा। और कामदेव किसका पर्यायवाची है? कुसुमेसु का, ठीक है। अनंग भी इसका नाम है, रतिकांत, रतिपति भी इसका नाम है। आकाश के तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एक बार फिर आपको आकाश के पर्यायवाची बता देती हूँ जो थोड़े से टफ है। जैसे अभ्र, अभ्र कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, और बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, व्योम कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि अभ्र पूछा जाए कि अभ्र किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची। और हमारा यहाँ पर जो पहले प्रश्न का उत्तर था, कुसुमेसु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पे फोकस करेंगे। नहीं है अनुचर का पर्यायवाची, भृत्य, सेवक, चाकर या निर्झर। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची? अनुचर के पर्यायवाची हैं, जबकि निर्झर अनुचर यानी कि सेवक यानी कि भृत्य, चाकर का पर्यायवाची नहीं है। जो निर्झर है उसके पर्यायवाची क्या होते हैं? निर्झर का अर्थ होता है झरना, झरना, सोता, कहते हैं ना सोता फूटा, सोता, प्रपात, प्रपात, और उत्स, ये नोट कर लीजिए, ये आ सकता है कि उत्स किसका पर्यायवाची है, ठीक है। उत्स जो है वो निर्झर का पर्यायवाची है, उत्स। और इसके साथ साथ आपको बताया झरना, सोता, प्रपात और उत्स। तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? निर्झर नहीं है, क्योंकि निर्झर झरना होता है। बाकी सब अन्य ये जो तीन हैं ये अनुचर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, वृद्ध का विलोम शब्द है तरुण, जवान, किशोर या युवक। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध का विलोम तरुण है, ठीक है। विलोम शब्द की एक विशेषता होती है, जैसा प्रश्न होगा वैसे उसका विलोम होगा। अगर हम अर्थ के अनुसार देखें तो जवान भी इसका विलोम हो सकता है, किशोर भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, लेकिन वृद्ध के जो बिल्कुल सटीक विलोम है वो क्या है? तरुण है। अगला प्रश्न, धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? धृष्ट, दुष्ट होगा, धूर्त होगा, विनीत होगा या विनम्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनीत, ठीक है। क्या होगा? धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। आप भी अपने द्वारा प्रश्नों का उत्तर स्वयं से लगाएं और अंत में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि जो रेगुलर मेरे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ होगा उसका कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है, जो स्तर है, वो प्रश्नों का सही होने का बढ़ रहा होगा धीरे धीरे।
तो इसमें तत्सम शब्द क्या है? अंश है, अंश है। देखो कहीं ना कहीं अस अस, तो ये तो है ही नहीं। अब हमारे पास बचे अंश और अंश। आप 103 प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं दंती श, इसको बोलते हैं तालव्य श, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। ठीक है, 3 प्रकार के श हो गए, दंती श, तालव्य श और मूर्धन्य श। लेकिन यहाँ पर हम जो पहचानेंगे तत्सम शब्द किससे पहचानेंगे, तो यहाँ पर तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जिसमें क्या लगा है तालव्य श। और इसका तद्भव क्या होता है, तद्भव भी आप लिख लीजिए, इसका तद्भव यही है, कौन सा, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो अंश हमारा राइट आंसर है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव अंश होता है जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पहचाना, आदित्यवार, इतवार, ऐतवार या आदित्यवार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आदित्यवार। और आदित्यवार का जो तद्भव है वो क्या होता है, इतवार। ठीक है, आदित्यवार तत्सम शब्द है, और इतवार यानी कि रविवार, जिसको हम इतवार भी कहते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे आदित्यवार का रविवार तद्भव शब्द नहीं है, क्या है, इतवार है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प हमको चुनना है, यानी कि सारे इसमें तत्सम और तद्भव मिलान है, लेकिन एक है जो मिलान में नहीं है। घोटक और घोड़ा, पृष्ठ और पीठ, कुंभकार और कुम्हार, जबकि हस्त नहीं होता है। हस्त की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हस्ती। ये है हाथी का तत्सम शब्द। ठीक है, हस्ती, हस्त, हस्त हमारे तो हाथ होता है, हस्ती और हाथी। घोटक घोड़ा सही है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि घोड़ा का तत्सम अश्व नहीं होता है, घोटक होता है, घोटक घोड़ा, पृष्ठ पीठ, कुंभकार कुम्हार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म हमको देखना है। असंगत कौन सा है, देखो घोटक घोड़ा अभी हमने बात करी कि ये सही है, काष्ठ काठ ये भी सही है, अरिष्ट रीठा ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब गलत इसमें क्या है, जो कोण होता है ये तो कोई शब्द है ही नहीं, कोण तत्सम है, और कोण का तद्भव होता है कोना। नोट कर सकते हैं आप इसको, कोण का तद्भव क्या होता है, कोना। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन कोण तत्सम है और कोण का हमने तद्भव क्या बताया, कोना। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में मैंने प्रयास किया है कि एक साथ आप कई सारी चीज़ों को समझेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें हमको मिलान करना है, क्योंकि आपका सिलेबस में है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जंगल की आग को क्या कहा जाता है, पेट की आग को क्या कहा जाता है, खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है, और पक्षियों का कलरव जो होता है उसको क्या कहा जाता है। कलरव का अर्थ होता है शोरगुल या आवाज़। तो वासित ऑप्शन है, वासित, दावानल, जठरनल, बुभुक्षा। तो हमको यहाँ पर मैच करना है, तो उसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जंगल की आग, पेट की आग और पानी की आग, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, वाडानल, दावानल और जठरानल। तो जो दावानल है वो है पेट की आग, सॉरी जंगल की आग। ठीक है, दावानल क्या है, जंगल की आग। और पेट के अगर जठर अम्ल होता है ना, जैसे हम जो हमारे यहाँ साइंस में बोला जाता है कि खाना खाते वक्त पानी मत पियो, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब हम खाना खाते तो एक जठर अग्नि प्रज्वलित होती है पेट में, जिससे हम जितना जल्दी खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होते जाता है। लेकिन अगर हमने पानी पी दिया खाने के बीच में, तो वो पानी क्या करता है कि जो हमारी जठर अग्नि है उसको बुझा देता है। और जठर अग्नि क्या काम करती है, खाने को डाइजेस्ट करने का, पाचन क्रिया करने का। तो जठर अनल यानी कि जठर की अग्नि, तो पेट की आग को हम क्या कहेंगे, जठर अनल। ठीक है, यह ऑप्शन हो गया। अब देखिए सी का है 4, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा। और पक्षियों का कलरव क्या कहलाता है, वासित। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। एक साथ हमने 4 प्रश्नों को हल किया है। नए आपके लिए पक्षियों का कलरव हो सकता है, खाने की इच्छा बुभुक्षा है, पेट की आग जठर नल है। आप ऐसे याद रखेंगे कि जठर अग्नि हमारे पेट के अंदर होती है, इसलिए जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग पानी पीते रहते हैं, कि खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, क्योंकि जो जठर अग्नि है उसी कारण, जैसे हम लोग उपवास रखते हैं तब हम जब हमको भूख लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी क्या काम करता है, पानी उस जठर अग्नि को बुझा देता है, और वही जठर अग्नि हमारे पेट का जो खाना उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो जंगल की आग दावानल, और एक और आपको बताया मैंने वाडानल। वाडानल अगर पूछा जाए तो वाडानल है समुद्र की आग। ठीक है, वाडानल क्या है, समुद्र की आग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक, अंतो गत्वा, आद्योपांत, अनादि या अनायास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्योपांत। आद्योपांत का अर्थ क्या है, आदि से अंत तक। अब अंततो गत्वा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अंततो गत्वा का अर्थ होता है
अंत में जाकर, कहते ना कि अंततो गत्वा उसको सफलता प्राप्त हुई, अंततो गत्वा यानी कि अंत में जाकर, इसका मतलब आप समझेंगे अंत में जाकर अर्थात अंततो गत्वा। अब अनादि, अनादि में से पहले पढ़ा चुकी हूँ, अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ना हो, कहते ना आदि अनादि, तो आदि का मतलब होता है जिसका अभी और है, आगे चीज़ें और हैं, लेकिन अनादि का अर्थ क्या होता है, जिसका प्रारंभ ना हो, मतलब जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, तो जिसका प्रारंभ ना हो, ठीक है, ना हो। और अनायास का अर्थ क्या होता है, बिना प्रयत्न के, कहते हैं ना उसको वो संपत्ति या वह खुशी या वह नौकरी या वह उपलब्धि अनायास ही प्राप्त हो गई। अनायास मतलब बिना प्रयत्न के। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमारा इसका जो आंसर था वो था आद्योपान, अंततो गत्वा अंत में जाकर, अनादि जिसका आरंभ ना हो, और अनायास बिना प्रयत्न के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लालिमा में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। लाली ईमा, लालिमा, लाल ईमा या लाल ईमा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा, लाल प्लस ईमा, तो यही हमारा आंसर है। जैसे गरिमा, लघिमा, ठीक है, लघुमा, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहले तो समझ लें प्रत्युत्पन्नमति कहते किसको है। प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं आजकल की भाषा में हाजिर जवाब, जो एकदम से आंसर करे, उसके जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर हो या जो हर बात का जवाब दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इस शब्द में अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बन रहा है, प्रति उत्पन्न, उत्पन्न मति, है ना। अब मति मतलब बुद्धि, उत्पन्न मतलब उत्पन्न हो जाए, प्रति माने सामने वाले के लिए, जिसके मन में तुरंत कुछ उत्पन्न हो जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रति उत्पन्न मति। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या, कौन सा उपसर्ग लग रहा है, प्रति उपसर्ग लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रति इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है। अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, याज्ञवल्क्य, अधिशासी, अनुगृहित या प्रज्वलित। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहित शुद्ध लिखा है, बाकी अशुद्ध हैं। अब याज्ञवल्क्य को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए वलक्य, ठीक है, इसमें लौ भी आधा है और कौ भी आधा है। देखो हिंदी बहुत ही ईमानदार भाषा है, क्यों है, क्योंकि इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें ना कोई साइलेंट वर्ड है, ना ही कोई द्वि उच्चारण वर्ण है ना। जैसे हम ए का उच्चारण अलग प्रकार से होता है, ई का उच्चारण अलग प्रकार से, लेकिन यहाँ तो हिंदी है, ये याज्ञवल्क्य, जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। तो याज्ञ व ल आधा है, क आधा है, तो उसका शुद्ध रूप ये है, ठीक है। अब हमारा आंसर ये था। अधिशासी कैसे लिखते हैं, अधिशासी भी देखिए, अधि मैंने आपको 3 प्रकार के शौ बताए थे, तो इसमें पहले आ रहा है तालव्य शौ और फिर आ रहा है दंती शौ, ठीक है। यहाँ पर शौ का ही यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, तो अधिशासी ऐसे लिखते हैं। अगला है प्रज्वलित, जो बहुत बार उज्ज्वल के रूप में पूछा जाता है। उज्ज्वल कई बार पूछा जाता है, देखिए उज्ज्वल तो ऐसे लिखते हैं, इसमें दोनों जो आधे आते हैं उज्ज्वल। लेकिन अगर हम प्रज्वलित की बात करें, प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, प्रज्वलित इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित। लेकिन उज्ज्वल बोला ना, उज्ज्वल, जैसे हमारे यहाँ क्या चलती है उज्ज्वला योजना, उसमें भी मैं कई बार देखती हूँ गलत लिखा होता है उज्ज्वला या उज्ज्वल, दोनों जो आधे आएंगे। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। सभी बच्चों को 10-10 रुपये दें, अधिकतर लोगों की यही राय है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों है, क्योंकि देखो प्रत्येक अगर आगे लग गया है तो फिर यहाँ पे 2-2 नहीं लगेगा। जिस प्रकार सभी, अगर सभी लिखा है तो 10-10 रुपये आएगा, लेकिन प्रत्येक बच्चे को 2 पुस्तकें दो। तो कभी कभी अशुद्ध वाक्य में सिर्फ आप ग्रामर व्याकरण का ना देखें, कोई शब्द अतिरिक्त तो नहीं आया है उसका भी हमको ध्यान देना होता है। तो प्रत्येक बच्चे को 2 पुस्तकें दी जाएं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें, नहीं सभी को 2-2, और प्रत्येक यानी कि हर एक को 2-2 पुस्तकें, तो 4 हो जाएंगी, 2 पुस्तकें दी जाएं। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, अगर हम ध्यान दें, देखो समास के 6 भेद होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, मैं बार बार आपको बताते रहूँगी जिससे आपको रिकॉल होता रहे। और हमने बात की थी बहुब्री समास में क्या होता है, दोनों, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद इसमें निकल के आता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है,
और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें और तथा या का प्रयोग होता है। अब अगर हम देवासुर का विग्रह करें तो क्या होगा, कहते हैं ना देवासुर संग्राम हुआ, इसका मतलब क्या है कि देव और असुर का संग्राम हुआ। तो देव और असुर, देव भी प्रमुख है, असुर भी प्रमुख है। देखो समास दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो पद हैं, देव और असुर दो पद हैं। तो देव भी प्रमुख है, असुर भी प्रमुख है। तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव और असुर, यानी कि देवासुर। तो देवासुर में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी, अभी मैंने बात की कि कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। तो मृगनयनी का जो विग्रह है वो क्या है, मृग के समान नयन। तो नयन कैसे है, मृग के समान। तो विशेषण और विशेष्य आ रहे हैं, तो कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। और अव्ययभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। जैसे मैंने कहा यथा समय, यथा समय, या हर पल, ठीक है, या आमरण, ये सब किसके हैं, ये सब अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, कि आप भूले ना। और तत्पुरुष में आपका कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुब्री, जिसमें मैंने एकानन, नीलकंठ, नीलकंठ तो उसमें आ जाएगा कर्मधारय में। बहुब्री में समास में और क्या आएगा, हमने कहा कि नीलकंठ, हाँ नीलकंठ कर बहुब्री समास में आएगा, नीलकंठ कर्मधारय में नहीं आएगा, बहुब्री में आएगा, क्योंकि नीलकंठ हम एक ही को कहते हैं। माना मैं अपने गले पर नीला कलर लगा दूँ, मैं मुझे नीलकंठ नहीं कहेंगे, क्योंकि नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। तो जहाँ पर तीसरे की पहचान आती है वो बहुब्री समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर मृगनयनी में कौन सा समास था, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, और इसका विग्रह क्या होता है, मृग के समान नयन। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, या उच्च प्लस वास। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस श्वास। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। अगर इस व्यंजन संधि के नियम को हम देखें तो उसका नियम ये कहता है कि त के बाद अगर 100 हो, त के बाद अगर 100 हो तो इस त का क्या बन जाता है, चौ बन जाता है, और इस 100 का क्या बन जाता है, दो बन जाता है, 6 बन जाता है। ठीक है, यही हो रहा है इसमें। इस त का क्या बन गया, च, और इस 100 का बन गया 6। तो त और 100, त के बाद अगर 100 आए तो त का चौ बन जाता है, 100 का 6 बन जाता है, यहाँ बन चुका है। ये व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तो एक ऐसा ही और उदाहरण मैं आपको देती हूँ जो व्यंजन संधि का है, इसी नियम के अनुसार है, वो है सच्छात्र, सच्छात्र, सच्छास्त्र। अगर इसको हम तोड़ें तो देखिए आप ध्यान देंगे, सत लगेगा ना, क्योंकि वहाँ उत लगा है, तो सत, और उसके बाद क्या आएगा, स्व आया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सत शास्त्र। तो क्या हुआ, देखो त के बाद अगर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो त का क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा, और 100 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। तो इसका है उत प्लस श्वास। अगला प्रश्न है, यशोदा में संधि कौन सी प्रयुक्त हुई। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं। संधि 3 प्रकार की होती है, समास में शब्दों का मेल होता है, और संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। और संधि 3 प्रकार की होती है। तो यशोदा में संधि जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। अब किस प्रकार, क्योंकि जो यशोदा है इसका विग्रह क्या होता है, यशः प्लस दा। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे और भी उदाहरण हैं, प्रश्न में पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जैसे आप लिख सकते हैं मनोनुकूल, मनोनुकूल। अब इसका क्या होगा विग्रह, इसका विग्रह क्या होगा भाई, मनः प्लस अनुकूल। ठीक है, इसका क्या होगा, मनः प्लस अनुकूल। अगर एक और पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, वो पूछा जाता है मनोयोग, मनोयोग। अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, मनः, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित होगा, ये ओ में परिवर्तित होगा। तो मनः प्लस योग, और ये किसका उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ क्या है, समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ होना। तो केर और बेर संग हो गए भैया, विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ हो जाते हैं। तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये आपका मुहावरे से प्रश्न है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो हमने लिया है लोकोक्ति से, क्योंकि लोकोक्ति भी आपके सिलेबस में है। लोकोक्ति है, गुरु गुड़ चेला चीनी।
गुरु गुड़ है और चेला चीनी है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब गुरु से चेला आगे बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? गुरु गुड़ और चेला चीनी। ठीक है, तो ये था इस लोकोक्ति का अर्थ। आज जो 20 प्रश्नों का हमने यहाँ पर वर्णन किया, आशा करती हूँ आपके जो अंक हैं वो इसमें हर प्रैक्टिस सेट को यूज़ में लाते हुए या सॉल्व करते हुए, हल करते हुए आपके प्रश्नों के सही होने की जो संख्या वो बढ़ रही होगी और आपके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास जाग रहा होगा। इसी प्रकार हर प्रैक्टिस सेट का भाग बनते रहिए, अपने विचार प्रस्तुत करते रहिए, अपना स्कोर जरूर लिखिए, किस पॉइंट पे आप अटक रहे हैं या किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए आप तभी वो, जैसे माना संधि है, समास है या उपसर्ग प्रत्यय है या कुछ भी आपको, या पर्यायवाची शब्द हैं, कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी परीक्षा के लिए अपने द्वारा जितना आप अपना बेस्ट दीजिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा, क्योंकि जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो करना है वो हमारे हाथ में। तो जो करना है उस पर फोकस कीजिए, जो होगा वो तो देखा जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।